नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 एसएससी जीडी को लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक डिस्कस किया गया है। याद रखिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे लगभग 25 से 30% क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको मिस ना करें। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल डैश में आयोजित हुए थे। ऑप्शन है ए रियो डी जेनेरियो, बी पेरिस, सी लंदन, डी रोम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। ठीक है, देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आता है कि पैरा ओलंपिक खेल का मतलब क्या है। तो पैरा ओलंपिक का मतलब है दिव्यांग या विकलांग लोगों का खेल। ठीक है, शुरुआत कब से हुई, चूंकि पहला पूछ रहा तो बोलेंगे 1960 में रोम, जो कि इटली की राजधानी थी, यहाँ से आरंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसमें कितने देश शामिल हुए। तो 23 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतिम ओलंपिक यानी कि अंतिम पैरा ओलंपिक खेल कब शुरुआत हुआ। सॉरी, तो कह सकते हैं 2024 में पेरिस, फ्रांस। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे सकता है कि अगला पैरा ओलंपिक कहाँ होगा। तो अगला 2028 में यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में। ठीक है, और यह 18वां पैरा ओलंपिक गेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 122 बोलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के किस माह में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। ऑप्शन है ए 1 जून, बी 3 जुलाई, सी 2 मई, डी 4 अगस्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 जुलाई। हालांकि देखेंगे 8 से 9 जुलाई को मोदी जी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 3 जुलाई दिया हुआ है और जुलाई के सबसे करीब है, तो आंसर होगा 3 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी ओडिसी, सी सूफी, डी अर्थशास्त्रीय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, इनसे एक दो क्वेश्चन दिखा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ या किस राज्य से संबंधित हैं। तो जन्म देखेंगे कि कर्नाटक में हुआ। ठीक है, और जगह कौन सा था, तो तमिलनाडु का तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन को रोककर पृथ्वी की जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है तापमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल, डी समतापमंडल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समतापमंडल, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, समताप मंडल से एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि समताप का मतलब क्या हो गया। समताप का मतलब हो गया जहां तापमान बराबर रहता हो, यानी कि कहीं तापमान बदलता ना हो। ठीक है, देखिएगा कि देखेंगे अगर यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ देखेंगे इस तरह से गैसों का या वायुमंडल का या हवा का लेयर पाया जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग ग्रुप में, पहले ग्रुप को बोलते हैं क्षोभ मंडल, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, बी को बोलते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, सी को बोलते हैं मध्यमंडल, दैट इज मेसोस्फेयर। उसके बाद बोलेंगे आयन मंडल, आयनोस्फेयर, और उसके बाद बोलेंगे बहिर्मंडल, दैट इज एक्सोस्फेयर। तो इस मंडल में समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग 50 किलोमीटर के आसपास सबसे मोटी ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, और यही ओजोन क्या करता है कि सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को, यूवी रे को छानकर पृथ्वीवासियों को त्वचा कैंसर जैसे बीमारियों से बचाता है। इसीलिए ओजोन लेयर, जिसे हम लोग O3 भी कहते हैं, ये पृथ्वी के लिए सेफ्टी वाल्व भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि समताप मंडल में ही सभी प्रकार के विमान या हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी खोज
कब हुई या किसने की, तो बोलेंगे इसकी खोज 1902 में एलडी बोट नामक व्यक्ति ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए गांधी जयंती, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गणतंत्र दिवस, डी संविधान दिवस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र दिवस। ठीक है, देखेंगे गणतंत्र दिवस से कुछ क्वेश्चन दिया सकता है कि 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इस समय चीफ गेस्ट किसको बनाया गया। ठीक है, तो देखेंगे चीफ गेस्ट में प्रभावो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रमुख हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए कि पहला गणतंत्र दिवस जाए कि अगर कौन थे चीफ गेस्ट, तो बोलेंगे डॉक्टर सुकर्णो। ठीक है, और ये भी कहाँ के थे, इंडोनेशिया के प्रमुख थे उस समय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है? ऑप्शन है ए ड्रेक, बी कोपरनिकस, बी कोपरनिकस का गति का नियम, सी हबल का नियम, डी केपलर का तृतीय नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केपलर का थर्ड नियम या तृतीय नियम। देखेंगे केपलर ने नियम दिए, ठीक है, और इसमें से जो थर्ड नाम था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यानी कि अगर टी का स्क्वायर बढ़ाया जाए यानी टाइम बढ़ाया जाए तो आर का क्यू देट पृथ्वी का रेडियस जो है क्यू स्तर से बढ़ेगा या इस रेशियो में बढ़ेगा। देखेंगे देखिएगा अगर यहां पर सूरज होता है तो पृथ्वी इसके चारों तरफ इलिप्टिकल या अंडाकार मार्ग में घूमते रहती है। यहां पर बोलेंगे कि कभी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, यह रेडियस बहुत कम होता है, और कभी सबसे दूर होती है, यह रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से अगर इस तरह देखा जाए तो इसका रेडियस बढ़ते या घटते रहता है। दूसरा नियम आता है कि अगर कोई ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक अवस्था में रहेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा कि अगर कोई ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर अवस्था में रहेगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी। जब स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि अगर समय को स्क्वायर के रूप में बढ़ाया जाए तो रेडियस को क्यू के रूप में बढ़ाया जाएगा। यही तरीका है पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य के परिक्रमा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, ऐसे जानते हैं कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल माना जाता है। ठीक है, अब इससे और क्वेश्चन दे सकता है कि केरल का साक्षरता दर कितना था, तो केरल का साक्षरता दर है 94% के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर इसके बाद पूछा जाए, ठीक है, तो हो गया। 2 में देखेंगे लक्षद्वीप, 3 में बढ़ते हुए कंडीशन में है, ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है। अगर यही पूछा जाए कि भारत का साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04% के अप्रोक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए राज्य के लिए नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना, बी अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोगों के कामकाज का समन्वय यानी मैनेजमेंट करना, सी राज्यपाल को सलाह देना, डी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी होना या मैसेंजर का काम करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोगों के कामकाज का समन्वय करना। देखेंगे अंतर्राज्य का मतलब क्या होता है? अपना राज्य या दूसरे राज्यों के बीच में जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी या जेपीएससी स्तर का, तो इसका काम केंद्र सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसमें समाज का समाजवादी
स्वरूप स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए प्रथम योजना, बी द्वितीय योजना, सी चतुर्थ योजना, बी डी पंचम योजना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कुछ फैक्ट्स दिए जा सकते हैं, 5th ईयर प्लान्स। ठीक है, क्या तो सर इसकी अवधि क्या थी या टाइम क्या था? तो बोलेंगे 1956 से 61 का पीरियड था। तो पहला क्या था? पहला 1951 से 56 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें लक्ष्य को क्या रखा गया था? तीव्र औद्योगिकीकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और इसमें देखेंगे कौन कौन काम हुए थे। तो भाखड़ा नांगल डैम बना था। ठीक है, हीराकुंड परियोजना स्टार्ट हुआ था। इस परियोजना में उद्योगों को खोलने के लिए, स्टील फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजना में हमें खाने की दिक्कत थी, अनाज कम था, उत्पादन कम था, इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग एग्रीकल्चर को टारगेट किए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को टारगेट किया ताकि रोजगार मिल सके और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए निवेश, बी पूंजीकरण, सी व्यवसायीकरण, डी विनिवेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी निवेश। ठीक है, यहां देखना क्वेश्चन बता दे रहा है सरकारी संपत्तियों की बिक्री, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब सरकार को फंड की कमी होने लगती है या खजाना खाली होने लगता है तो अपने खजाने को भरने के लिए सरकार जो कंपनी या उद्योग चला रही है उसका कुछ पैसा निकाल करके और पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देती है, इसे हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश की प्रक्रिया कब आरंभ की गई थी? तो 1991 में नीति बनी। यह नीति बनी कि लगभग 20% तक हम लोग विनिवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी को ही बेच देना है। ठीक है, बाद में इसके लिए आयोग बनाया गया था। ठीक है, 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। सरकार किसकी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो सरकार थी पीबी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, याद रखिएगा 1991 में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उज्जैन के कथक नर्तक और गुरु पुरुदाधीच को कला प्रदर्शन में उनके समग्र योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए 2004, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2000। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000। इनको 2018 का पुरस्कार मिला। ठीक है, 2018 साल के लिए, लेकिन 2019 में घोषणा हुई और पुरस्कार मिली, घोषणा और पुरस्कार मिला। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि किस ईयर के लिए, तो 2018 कब मिला, तो 2019। इसके अलावा देखेंगे 2020 में इनको पद्मश्री का भी पुरस्कार इनके समग्र योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1935, बी 1905, सी 1919, डी 1920। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा पुणे में किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि भारतीय वर्कर को मदद पहुंचाना, और ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितने टीमों ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। देखेंगे महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, WPL। ठीक है, इसमें 5 टीमें भाग ली। इनके नाम पूछा जा सकता है, तो कौन कौन से नाम होंगे? तो पहला मुंबई इंडियंस,
दूसरा दिल्ली कैपिटल, तीसरा यूपी वॉरियर, चौथा गुजरात जॉइंट्स, उसके बाद देखेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ये 5 टीमें थी। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर विजेता कौन बना? मुंबई इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए 1958, बी 1951, सी 1952, डी 1976। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976। देखिएगा कि पॉलिटी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन दे दिया होगा, ठीक है, मूल कर्तव्य के विषय में, है ना। तो पहला कंडीशन कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में जोड़ा गया नहीं था। तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता है कि किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो बोलेंगे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। यह किस संविधान संशोधन में था? तो 42वां संशोधन के तहत इसको किया गया था, ठीक है। कर्तव्य कितने जोड़े गए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, ठीक है। अभी कितने कर्तव्य हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी 11 कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन होगा कि 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया या किस संविधान के तहत जोड़ा गया, संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो बोलेंगे 86वां संशोधन 2002 के अनुसार 11वां कर्तव्य जुड़ा, ठीक है। क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जुड़वाना। तो जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगा यह माता पिता का कर्तव्य होगा, 11वां कर्तव्य, और बच्चे का यही मूल अधिकार होगा जो आर्टिकल 21A के तहत जुड़ता है। यानी कि ये राइट हो गया चिल्ड्रंस का और ड्यूटी हो गया पेरेंट्स का या गार्जियन का, ठीक है। इसे एक और क्वेश्चन दे सकता है ना, कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से संबंधित है? तो कह सकते हैं आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है मूल कर्तव्य का, ठीक है। और किस भाग में अगर पूछा जाए तो बोलेंगे भाग 4 का ए या 4 का क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 21 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए? ऑप्शन है ए 120.5 करोड़, बी 15.5 करोड़, सी 16.5 करोड़, डी 13.5 करोड़। सही आंसर है 13.5 करोड़। देखेंगे इससे हर एग्जाम में एक डेटा का क्वेश्चन दे रहा है, किसी में कुछ दे रहा है किसी में कुछ, पर ये रिपोर्ट आपको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत से या उत्तरी भारत से संबंधित है? ऑप्शन है ए कथकली, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम, डी कुचिपुड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कथक। देखेंगे कथक यूपी बोले या उत्तर भारत बोले, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल बोलेंगे, कथकली भी केरल से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? ए सामंत, बी महाराज, सी राजाधिराज, डी महाराजाधिराज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराजाधिराज। देखेंगे कि ये मौखरी कहाँ पर है? तो पहले जान लीजिएगा ये कन्नौज में है, और कन्नौज कहाँ है? यूपी के पास, ठीक है। ये पहले महाराज की उपाधि लेते थे, ये पहले महाराज या महाराजा की उपाधि लेते थे, पर गुप्तों की बराबरी करने के लिए इन्होंने महाराजाधिराज उपाधि लेनी आरंभ कर दी। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा पहला शासक था? तो बोलेंगे ईशान बर्मन। ईशान बर्मन 554 AD में ये पहला शासक हुआ जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अक्टूबर 2024 में
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति का सदस्य था? यानी कि 2025 का क्वेश्चन है, तो 2025 में ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी अर्जुन राम मेघवाल, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जी जगत प्रसाद नड्डा यानी कि JP नड्डा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्जुन राम मेघवाल। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय अर्जुन राम मेघवाल ये संसदीय कार्य मंत्री थे राज्य स्तर के, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि अभी वर्तमान में क्या है, तो बोलेंगे कानून और न्याय मंत्री हैं। ये अभी का डेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि ये किस क्षेत्र से सांसद हैं, तो बोलेंगे बीकानेर से ये सांसद रह चुके हैं या सांसद हैं। सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 1966, बी 1950, सी 1975, डी 1960। इसमें से सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1966, ठीक है। हरित क्रांति इससे बहुत सारा फैक्ट संबंधित है। पहला, हरित क्रांति शब्द की जन्म किसने दी? तो बोलेंगे यह शब्द को जन्म दिया कौन? विलियम गॉड ने, विलियम गॉड, ठीक है। हरित क्रांति की देन किसकी है या हरित क्रांति को किसने पॉपुलर बनाया? तो बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। भारत से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है? MS स्वामीनाथन। ये तीनों फैक्ट्स बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग 1960 में अमेरिका में क्रांति को बढ़ावा दिए थे, ठीक है। बाद में इन्हीं को 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो क्या हुआ 1966 के आसपास MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से मिल करके मैक्सिको से HYV सीड, है ना, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मंगवाया और भारत में पंजाब हरियाणा यानी उत्तर भारत में गेहूं की फसल को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया और देखेंगे कि 500% गेहूं का उत्पादन बढ़ा, 500% गेहूं उत्पादन बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वे जंतु जिनमें अंडों का निषेचन तथा भ्रूण अवस्था तक शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है ए जरायुज यानी विविपेरस, बी अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स, सी कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, डी अंडप्रजक या ओविपेरस, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जरायुज या विविपोरस, ठीक है। ऑप्शन से पकड़िए अंडप्रजक यानी अंडा देने वाला, तो ओ भी हो गया अंडा देने वाला, दैट इज पक्षी, है ना। उसके बाद देखेंगे वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वैसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये रीढ़ की हड्डी वाले पशु हैं या जीव हैं। उसके बाद है इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट में विविपेरस, ये बोलेंगे बच्चों को जन्म देने वाला। आप याद करेंगे विविपेरस की जगह पर याद करेंगे बीबी, ठीक है। और इसका मतलब हो गया ये बच्चा देने वाला प्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना और यूएसए को माल बेचना। देखने से ही लग रहा कि सही आंसर क्या होगा कि अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। सरकार का मुख्य काम होता है जनता की भलाई करना, भले ही सरकार को उसमें नुकसान क्यों ना हो। मुद्रास्फीति यानी महंगाई तो बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को अस्थिर माने कि डामाडोल स्थिति में नहीं ला सकती है। यूएसए को खाली माल बेचने से मेरा विकास नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? ऑप्शन है ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पर ये पकड़ना है, उसका मेन टारगेट भोजन कार्य और उत्पादकता था, ये पकड़ना है, ठीक है। तो देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना
आंसर होगा, इसका पीरियड पूछा जाएगा तो बोलेंगे 1980 तक इसका पीरियड था, है ना। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इसका टारगेट या लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य था 5%, है ना, और इसने प्राप्ति किसने की, तो लिखेंगे 6.01%, यानी कि लगभग यह योजना सफल रही, बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं बोल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, तो हम्पी से कुछ फैक्ट्स दे सकते हैं क्या भाई? हम्पी क्या है? नगर साम्राज्य की राजधानी थी, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा है कि हम्पी है कहाँ पर, तो यह कर्नाटक में है। इसके अलावा पूछेंगे कि हम्पी किस नदी के तट पर है, तो बोलेंगे कि यह तुंगभद्रा नदी के किनारे या तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दे सकता है कि हम्पी यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, यूनेस्को सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2004 डैश पर जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करता है कौन? ऑप्शन है ए केंद्रीय और राज्य स्तर, बी केवल केंद्रीय स्तर, सी केवल केंद्र शासित प्रदेश स्तर, डी केवल राज्य स्तर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय और राज्य स्तर, दोनों मिलकर ही प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अकेले ना केंद्र सरकार की बात हो सकेगी ना राज्य सरकार की बात हो सकती है, संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं? ऑप्शन है ए पटियाला घराना, बी जयपुर अतरौली घराना, सी रामपुर सहस वान घराना, डी मेवाती घराना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन दे सकता है। पहला कि यह जयपुर राजस्थान क्षेत्र पड़ेगा, ये कहाँ से श्रुति सडोलकर किस राज्य से संबंधित हैं, तो कह सकते हैं कि यह महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इनको 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है ए बृहद्रथ, बी दशरथ, सी बिंदुसार, डी संपत्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ। देखेंगे अंतिम मौर्य राजा, क्वेश्चन यहाँ मिल गया, बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा धर्म मानता था, तो यह बौद्ध धर्म मानता था। ठीक है, और इसके सेनापति कौन थे, तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर 180 एडी में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। देखेंगे ये सभी एग्जाम के लिए चारों फैक्ट्स जो है या चारों गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर याद कर ले, इनका जो भी योगदान है, इनका योगदान एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां पर देखेंगे लॉर्ड कैनिंग, देखेंगे 1856 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनसे पहले 1848 से 56 तक डलहौजी थे, जिन्होंने सारा कुकृत किया और उसका परिणाम इनको मिला। इनके समय में कौन कौन सी घटना हुई, तो बोलेंगे 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह दबाया गया 1858 में। ठीक है, 1858 का एक्ट इन्हीं के काल में लाया गया था और इसी एक्ट के तहत इनको वायसराय बनाया गया। वायसराय, इससे पहले क्या थे, तो गवर्नर जनरल थे, है ना। 1861 का एक्ट भी, है ना, क्या एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था।
यानी कि भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2010 में मानवता की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल मुडियाटू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। मुडियाटू केरल का एक अमूर्त धरोहर है। इससे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे कुल 16 धरोहर है। अमूर्त धरोहर कुल 16 अमूर्त धरोहर है। अंतिम धरोहर के रूप में किसको यूनेस्को ने मान्यता दी, तो बोलेंगे दीपावली को मान्यता दी गई। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो दुर्गा पूजा भी है, इसके अलावा रामलीला, ये सब भारत के यूनेस्को की सूची में शामिल अमूर्त धरोहरों की सूची है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही ऑप्शन है ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। इन चारों में देखने से ही लग रहा कि ऑप्शन नंबर सी झारखंड सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड और बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से आते हैं। गरीबों की संख्या बोला जाए या गरीबों का प्रतिशत, ये दोनों राज्य हमेशा अव्वल रहते हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।